उस हार ने इंग्लैंड का समुद्री हौसला बहुत बढ़ा दिया। एक तरह से उनकी नौसैनिक बढ़त की शुरुआत हुई। व्यापार से मुनाफा कमाना, जैसे मसाले, तंबाकू, कपास, चीनी, हाँ, साथ में ईसाई धर्म का प्रसार। उन्हें जहाजों में भरकर अटलांटिक पार अमेरिका ले जाया जाता था। भारत में 1857 का विद्रोह हुआ। युद्ध ने उपनिवेशों में स्वतंत्रता की भावना को और जगाया। उन्होंने देखा कि ब्रिटेन भी अजेय नहीं है। डीकोलोनाइजेशन। नमस्कार, आज हम एक बहुत बड़े और जटिल विषय पर बात करने वाले हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और पतन। मतलब सवाल यही है कि एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र वो दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर हावी कैसे हो गया। बिल्कुल, ये कहानी है व्यापार की, युद्ध की और हाँ, जबरदस्त महत्वाकांक्षा की भी। इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। 15वीं सदी के आखिर में और फिर 16वीं 17वीं सदी में इंग्लैंड ने भी स्पेन और पुर्तगाल को देखा, उनकी समुद्री कामयाबियों को, और फिर खुद भी मैदान में उतरने की सोची। हाँ, उन्होंने भी समुद्र पार व्यापार के रास्ते और उपनिवेश बनाने का लक्ष्य रखा। 1497 में जॉन कैबॉट ने उत्तरी अमेरिका के तट की खोज की। एक शुरुआत थी वो। और फिर 1588 में स्पेनिश आर्माडा की हार हुई। क्या ये सच में इतनी बड़ी घटना थी, मतलब निर्णायक? हाँ, बिल्कुल। उस हार ने इंग्लैंड का समुद्री हौसला बहुत बढ़ा दिया। एक तरह से उनकी नौसैनिक बढ़त की शुरुआत हुई। और इसी माहौल में देखिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम तो बहुत सुना है। जी, दिलचस्प बात यह है कि शुरू में ये सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे यही कंपनी एशिया में ब्रिटिश विस्तार का सबसे बड़ा जरिया बन गई। अच्छा। और फिर 1607 में जेम्स टाउन, उत्तरी अमेरिका में पहला स्थायी अंग्रेजी बेस कह सकते हैं। तो शुरुआत में मकसद क्या थे? क्या सीधे साम्राज्य बनाना था या कुछ और? देखिए, शुरुआत में मकसद ज्यादातर आर्थिक थे। व्यापार से मुनाफा कमाना, जैसे मसाले, तंबाकू, कपास, चीनी, हाँ, साथ में ईसाई धर्म का प्रसार और जाहिर है राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाना भी था। फिर आई 18वीं सदी। इसमें साम्राज्य का और विस्तार हुआ। अच्छा। 7 Years वॉर, मतलब 7 साल का युद्ध, 1756 से 1763 तक। ये एक बहुत अहम मोड़ था। क्यों? इसमें क्या खास था? इसमें ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया और इस जीत से उन्हें कनाडा मिला और भारत में भी उनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसी दौरान अटलांटिक बास व्यापार और वो जो त्रिकोणीय व्यापार था, हाँ, उसने ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति को बहुत मजबूती दी। हालांकि ये इतिहास का एक भयानक काला अध्याय है। हाँ, ये त्रिकोणीय व्यापार ये क्या था ठीक से? इसमें ऐसा था कि यूरोप से तैयार माल लेकर जहाज अफ्रीका जाते थे। वहां से गुलामों को खरीदा या पकड़ा जाता था। उन्हें जहाजों में भरकर अटलांटिक पार अमेरिका ले जाया जाता था। बाप रे। और फिर अमेरिका से कच्चा माल जैसे चीनी, कपास, तंबाकू वो वापस यूरोप आता था। बहुत मुनाफे वाला लेकिन बेहद अमानवीय सिस्टम था ये। तो इसी आर्थिक और सैन्य ताकत ने शायद 19वीं सदी के उस बड़े विस्तार की नींव रखी होगी जिसे विक्टोरियन युग कहते हैं। 1815 में नेपोलियन हार गया। उसके बाद तो ब्रिटेन लगभग एक सदी तक, मतलब बिना किसी बड़ी चुनौती के दुनिया पर हावी रहा। और भारत में? भारत में 1857 का विद्रोह हुआ। उसके बाद 1858 में सत्ता कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के पास चली गई। इसे ब्रिटिश राज कहा गया। और अफ्रीका में भी काफी फैला हुआ ना। हाँ, बहुत ज्यादा। मिस्र पर कब्जा हुआ, खासकर स्वेज नहर की वजह से। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्धों के बाद नियंत्रण पक्का हुआ। नाइजीरिया, केन्या, ये सब बड़े इलाके उनके कब्जे में आ गए। और एशिया में? हाँ, मलेशिया, बर्मा। जी, मलेशिया, बर्मा। और उधर प्रशांत में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब साम्राज्य का हिस्सा बन गया। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? 2 बड़ी वजहें थी। एक तो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति, उससे उन्हें आर्थिक और तकनीकी ताकत मिली। और दूसरी उनकी रॉयल नेवी, दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना। सही है। 1876 में महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी भी बनी। और 1913 तक आते आते ब्रिटेन दुनिया की लगभग 1/4 आबादी और जमीन पर राज कर रहा। वाकई अविश्वसनीय सा लगता है ये आंकड़ा। लेकिन फिर पतन कैसे शुरू हुआ? 20वीं सदी में पासा पलटने लगा। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918। ब्रिटेन जीता जरूर, पर आर्थिक रूप से उसकी कमर टूट गई।
बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। और इसका असर उपनिवेशों पर भी पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, युद्ध ने उपनिवेशों में स्वतंत्रता की भावना को और जगाया। उन्होंने देखा कि ब्रिटेन भी अजेय नहीं है। और फिर दूसरा विश्व युद्ध आया। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 इसने ब्रिटेन को और भी कमजोर कर दिया। वो आर्थिक और सैन्य रूप से अमेरिका पर बहुत निर्भर हो गया। दुनिया के नेता वाली उसकी जो छवि थी वो कमजोर पड़ गई। तो उपनिवेशों ने इस कमजोरी को देखा होगा। बिल्कुल, और आजादी की मांग और तेज हो गई। तो 1945 के बाद क्या हुआ, जिसे उपनिवेशीकरण कहते हैं? हाँ, डीकोलोनाइजेशन। 1947 में भारत और पाकिस्तान की आजादी, ये एक बहुत बड़ा झटका था। ताज का हीरा हाथ से निकल गया, ऐसा कहा जाता था। इसके बाद तो शायद एक लहर सी आ गई हो। अफ्रीका के कई देश आजाद हुए, जैसे घाना 1957 में, नाइजीरिया 1960 में, केन्या 1963 में। और मध्य पूर्व से भी हटना पड़ा। स्वेज संकट। हाँ, 1956 का स्वेज संकट। तो साम्राज्य का औपचारिक अंत कब माना जाता है? वैसे तो ये प्रक्रिया लंबी चली, लेकिन 1997 में जब हांगकांग को चीन को वापस सौंपा गया, उसे अक्सर एक औपचारिक अंत के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। लेकिन साम्राज्य की जगह कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ने ले ली, है ना? हाँ, कॉमनवेल्थ ये पूर्व उपनिवेशों का एक स्वैच्छिक संघ है। अब जरा इस साम्राज्य की विरासत पर बात करते हैं। वो कुछ सकारात्मक पहलू भी बताते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा का दुनिया भर में फैलना, रेलवे। लेकिन स्रोत नकारात्मक पहलुओं पर शायद ज्यादा जोर देते हैं। सबसे बड़ा तो उपनिवेशों के संसाधनों का भयानक शोषण, कच्चा माल ले जाना, अपने उद्योग चलाना, नस्लवाद और शाही श्रेष्ठता की विचारधारा, ये मानना कि हम बेहतर हैं, हम शासन करने आए हैं। और वो सीमाएं खींचने वाली बात, हाँ, वो बहुत अहम है। भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका में कई जगह। बिल्कुल, और कई उपनिवेशों का आर्थिक रूप से पिछड़ा रह जाना, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था सिर्फ ब्रिटेन की जरूरतें पूरी करने के लिए ढाल दी गई थी। तो ये थी ब्रिटिश साम्राज्य के बनने और फिर धीरे धीरे सिमट जाने की एक संक्षिप्त कहानी। व्यापार की महत्वाकांक्षा से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य तक पहुंचना और फिर उसका अंत। और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक है। किसी भी साम्राज्य का प्रभाव इतना गहरा और कई परतों वाला होता है कि उसे सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा कहना शायद मुमकिन ही नहीं है। सही कहा। इस ब्रिटिश साम्राज्य की विरासत आज भी दुनिया को, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, किन किन तरीकों से प्रभावित कर रही है, ये लगातार समझने और इस पर बहस करने का विषय।